नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम व्याकरण का अगला पार्ट देखते हैं। देखा जाए व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है, जो सिद्धांत के रूप में हम लोग को पढ़ना था थ्योरिकल रूप से। आइए आप जो व्यंजन संधि से जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं और कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं ना। चलेगा, देखा जाए प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न है अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। आप लोग टिक कीजिएगा, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। देखिएगा, विकल्प है 1 अभिधन्न, ये डबल ना के रूप में दिख रहा है। ये देखिए, अधन भिन्न, अभित धन्न, अनिधन्न। आप लोग टिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। चलिए फटाफट बताइए, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग सभी लोग क्या टिक कर पा रहे हैं? संख्या बताइए, विकल्प संख्या। हाँ, इशारे में एक, कुछ लोग एक बता रहे हैं, और कौन सा 3, और आप लोग क्या बता रहे हैं? देखिएगा, अब बताया जाए। देखिए, अभिधन्न नहीं आएगा, ये कट जाएगा। अधन भिन्न, ये भी नहीं आएगा, ये भी कट, यही सही होगा सी, यानी 3 नंबर। और ये चौथा भी कट जाएगा, ये भी नहीं सही होगा, यही सही है विकल्प सी। अब कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिएगा। आपको लिखाया गया होगा व्यंजन संधि में एक रूल, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पंचमाक्षर में परिवर्तित होना। याद है रूल? तो उसमें क्या कंडीशन है बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हेडिंग क्या है? वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पंचमाक्षर यानी 5वें अक्षर में परिवर्तित होना। उसमें लिखाया गया है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प सब में हलंत का मेल पंचमाक्षर ङ, ञ, ड़, न, म होते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः 3 हटा दिया गया था ना, 2 ही से। ङ, ञ, ड़ से शब्द तो प्रारंभ नहीं बनते कोई, इसलिए आपसे बताएगा ना या म से हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग का पंचमा अक्षर ङ, ञ, ड़, न, म हो जाता है। ये बताया गया है रूल को। और जो लोग इस रूल को ना समझे हों, वह एक वीडियो जाके देखकर उसे अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको व्यंजन संधि से समस्या नहीं होगी। देखिएगा, तो ये शब्द बन रहा है अभित, अभित धन। तो हमने बताया था यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा, देखिए ता आ गया, इसका मेल ना या मा मुख्यतः लिखाया गया तो ना से हो रहा, तो वर्ग का प्रथम वर्ण ये जो है अपने वर्ग का पंचमा अक्षर 5वां अक्षर हो जाए। ता की जगह क्या हो जाएगा? ना, इसमें हलंत है तो इसमें भी हलंत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ए यहाँ भी ना हो जाएगा, इसमें हलंत, और चेंज हो गया, धन हट जाएगा, इन्हीं को ऐड करना था, तो ये बन जाएगा सीधा सीधा अभिन्न। बात समझ में आ गई? आप लोग कहते हैं ना हमारे देश का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, कहते ना। तो कौन किसको कहा जाता है देश के बारे में जो समस्याएं से जूझ रहे हैं? 370 धारा भी हटी है, जान रहे होंगे सब कुछ बातें। चलेगा, तो अभिन्न अंग का मतलब, जैसे कहते ना हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है, तो हमारे परिवार का अभिन्न, अभिन्न शब्द जो है इसी से बन रहा है अभित धन्न। एक मैं वाक्य प्रयोग के रूप में आपको बस ऐसे बताया कि आप इसे समझते रहिए, अभिन्न माने क्या होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, तो आप इसको कीजिएगा। और ये देखिएगा, जो ऊपर वाला प्रश्न था टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब दूसरे प्रश्न को देखिएगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें क्या होगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, तो बताइएगा इसमें क्या बनेगा। कुछ लोग इसमें टिक कर रहे हैं 3 विकल्प, और कुछ लोग 4 वाले सही हैं। अब कैसे देखिएगा, यानी ये बनेगा, आप लोग क्या टिक किए हैं, ये गलत हो जाएगा, सद्धन धर्म नहीं होगा, सद्धन अधर्म भी नहीं होगा, यहाँ साधर्म ये भी नहीं होगा, यही सही होगा। अब कैसे होगा इसको समझिएगा। ये आपको लिखाया गया था वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना ना, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। तो कैसे लिखाया गया याद है? पहला रूल है, ये बताया गया आपको। तो इसका जो कंडीशन दिया गया है, शर्त क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी
क च ट त प का मेल, क्या लिखा गया, का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, अंतस्थ, ये लिखाया गया होगा यार अलावा अथवा किसी स्वर से हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क च ट त प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग ज ड द ब हो जाता है। तो वहीं देखिएगा सद्धर्म में कैसे हो रहा है ये आपको समझना होगा तभी समझ पाएंगे। जैसे सद्धर्म को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बनेगा सत धन धर्म हो रहा है, सत धन धर्म। तो आपको सूत्र बताया जा गया है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प, देखिए त आ गया, कामेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण चौथे वर्ण, तो चौथे से मिल रहा है, चौथा क्या है घ झ ढ ध भ धा से, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी जो पहला है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी तीसरा हो जाएगा, ता का तीसरा क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ते बन जाएगा, ता की जगह इसमें हलन तो इसमें सद्धर्म यही बनेगा। लेकिन जब आप ये देखेंगे इसको ऐसे रूप में हम लिखते हैं तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे, सद्धर्म, यही है ना, तो ये हो जाएगा सद्धर्म। तो समझ गए होंगे सद्धर्म कैसे बना। अब इसी को सद्धर्म ऐसे लिखने की जगह समझ रहे ना, सत धन धर्म जब आप इसे करेंगे तो ये बनेगा सद, ये हलन तो यहाँ ऐसे कर दिया जाए पहले, तो ये ता का दा हो जाएगा, तो इसमें हलन तो इसमें भी हलन, और ये धर्म रहेगा, तो इसी को जब आप बनाएंगे तो ये यही हो जाएगा सद धर्म, यहाँ माँ आ जाएगा। तो अब जैसे धा नीचे है ना, ये नीचे समझिएगा इसे, ये जो नीचे है इसी को बाद में पढ़ा जाएगा, तो इसका हो जाएगा सत धन धर्म। जैसे कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जयद्रथ, तो जयद्रथ का संधि विच्छेद करके कमेंट में बताइएगा। जयद्रथ जैसे एक विभावानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति है ना, इसी तर्ज पर उसका भी छेद कीजिएगा, जैसे लिखा हो जाता है संयोगाद्रस, ऐसे ही। तो इसको भी आप बनाकर थोड़ा संधि विच्छेद कीजिएगा, तो इसको भी बनाकर दिखाइएगा आप कमेंट बॉक्स में। देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं आप, जैसे जयद्रथ हुआ, सद्धर्म हुआ, बात समझ रहे हैं ना। तो चलेगा अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है पंचम। पंचम तो जानते होंगे, देखिए पंचम है, पंचर मत समझिएगा ना, तो आप इसको समझिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो ये जो इसके ऊपर वाला प्रश्न है देखेंगे, यूपी SSC कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया ना। यहाँ है पंचम का पम धन चम, पन धन चम, पंग धम चम, पई धन चम। तो ये देखिएगा पूछा गया NVS 2019 का पेपर है। तो इसमें आप बताइए टिक करके कौन सा होगा सही, टिक करके बताइए सभी लोग। हाँ चलिए, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे हैं यहाँ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं पंचम तो ऐसे भी लिखा जाता है ना, ये तो नहीं समझ रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा, चलेगा। ये इंगा है, ये वाला होगा भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। कुछ लोग पंचम में सोचते हैं, बोलते समय ऐसे हो जाता पंचम, तो पंचन तो नहीं ऐसे समझ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ ये वाला सही हो जाता शब्द लिखे, लेकिन इसका विच्छेद जो होगा यहाँ होगा। पंचम को पांचवें अक्षर की अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, यहीं पर कुछ लोग इसको पंचम ऐसे कर देते हैं, तो ये बनेगा पम धन चम। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो आप देखेंगे व्यंजन में एक रूल लिखाया गया है, माँ संबंधी नियम में, यदि माँ का मेल, माँ में हलंत, देखिए यहाँ हलंत लगा है, का मेल किसी भी वर्ग, मतलब जो वर्गीय हैं यानी का से लेकर भा तक किसी भी व्यंजन वर्ण से हो, यानी का खा गा घा चा छा जा झा ऐसे बताया गया आपको, से हो, तो जो माँ होता है वो अपने ही वर्ग का, मतलब जिससे जुड़ता है उसका पंचमाक्षर हो जाता है। लेकिन नोट में लिखाया गया पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पम धन चम हो गया तो पंचम हो गया। अब पम धन चम, जैसे हमने आपको बताया होगा सम धन कलन, याद होगा ये का वर्ग का रहा होगा, सम धन कलन, तो ये देखेंगे माँ का इससे मेल हुआ तो आप संकलन ऐसे कर देते हैं, संकलन, एक का वर्ग में लिखाया गया था। और यहाँ वर्ग में आप देखेंगे चार सदा, यहाँ में हमने लिखा हुआ समधन चार, समधन चार इसी से बनेगा, जैसे ऐसे ही सब जुड़ेगा। समधन चार बराबर समाचार तो नहीं समझ रहे ना, संचार, ठीक। फिर हमने बताया होगा अड़ा वाला, जैसे समधन टीका, सन टीका बताया होगा। फिर माँ संबंधी बताया होगा, ये समधन धी बराबर समधित नहीं समझ रहे ना, संधि, हाँ तो बात समझ गए होंगे, उसी संबंधी ये रूल आ रहा है। तो ये बनेगा पम धम चम, यानी पम धन चम। तो बात समझ में आ रहा है, कुछ बोलने में कुछ अजीब लग रहा होगा ना, पम धन चम बराबर पंचम, याद रखिएगा।
पम धन चम बराबर पंचम। क्लियर? तो ये पूछा गया एनवीएस में। चलिएगा आगे देखा जाए, प्रश्न अगला है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। अब ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछा, ये देखेंगे यूपी टेट 2019 में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस पीएससी जो एग्जाम कराती है उसमें एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। समझ रहे होंगे बात को। तो ये देखिएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को बारे में बताइएगा गौर से। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद आप लोग टिक कीजिएगा। देखिए विकल्प है ऋग धन वेद, एक में देखिए हलंत नहीं है, यहाँ देखिए हलंत लगा है, ऋग धन वेद या ऋक धन वेद, ठीक है, और यहाँ री धन वेद। अब आप लोग टिक कीजिएगा कौन सा सही होगा। हाँ, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और ऋग्वेद कितने आधार पे बांटा गया है और उसमें कैसे हैं ये बताइएगा। जैसे मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ, एक अष्टक क्रम में बांटा गया है, एक मंडल क्रम में। तो आप ये बताइएगा, जैसे ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा किस देवता के लिए श्लोक प्रस्तुत हैं, अष्टक क्रम में कैसे कैसे सूक्तों की संख्या कितनी, ये भी बताइएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद को प्राचीन वेद है कि नवीन वेद है चारों वेदों में, ये भी बताइएगा। और इसका आकार दृष्टि बताइएगा, चारों वेद, तीन जो शेष तीन वेद हैं उन वेदों में इसका आकार सबसे बड़ा है तीनों के रूप में, या सबका अलग अलग है, या ये सबसे छोटा है। इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद में कौन सी धातु है, इसे भी बताइएगा, ठीक ना। और वेदों की संख्या कौन कौन है, और जो जितने वेद हैं उसमें ये बताइएगा कि उसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं। ज्यादा प्रश्न तो नहीं कुछ हो रहे ना, तो इसके संदर्भ में रखेंगे। थोड़ा बहुत बार पूछा गया है, जैसे संगीत के संबंध में किस वेद में उल्लेख मिलता है, जादू टोनों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये सब नोट कीजिएगा। तो यही बात थोड़ी सी आई है, ऋग्धन वेद। तो क्या बनेगा ये ऋग्धन की ऋक, ऋक ये वाला सही होगा, ऋक्धन वेद, ठीक है ना। तो बनेगा ऋक धन वेद। तो आप ध्यान देना है, यही सही होगा विकल्प। और देखिए इसमें बातें कैसे आपकी ये सही होगी। रूल है वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा, तो देखिए का मेल हमने बताया होगा अंत से यारा लावा वा से हो रहा है, तो ये का तीसरा गा हो जाएगा, तो का की जगह गा करेंगे, हलंत वाला हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऐसे ऋग्वेद हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें देखा जाए अनंत का संधि विच्छेद होगा। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, पीजीटी 2002, ठीक, टीजीटी 2004 और 1 दोनों में पूछा गया। मतलब आपको ध्यान देना है, अनंत का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो देखिएगा विकल्प दिया गया है अन धन अंत, अन धन अंत, और अधन नंत, और अनम धन त। तो आप लोग टिक कीजिएगा क्या सही होगा विकल्प, बताइएगा। यानी यहाँ पर होगा अन धन अंत, यही होगा विकल्प, विकल्प नंबर बी। यानी देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, यहाँ हलंत लगा है, तो जो हलंत लगा इसलिए यहाँ बन रहा जाएगा अन धन अंत। ये क्या, ये जो ना है ये कैसे हो जाएगा, ये समझिएगा। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो जानते होंगे आप लोग, अंत ऐसे लिखा जाता है अंत, और यहाँ अ न है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ना में जब आ आएगा तो ये आ इसमें जाएगा, तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, अनंत। अब ये हो गया ऐसा, यानी हलंत गायब। अब इसी को पंचमाक्षरी अनुस्वार का प्रयोग कर दीजिए, बन गया अनंत। तो अब समझ गए होंगे बात को, अनंत कैसे सही हुआ, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अनंत सुनोगे, अनंत, अनंत माने अनंत जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो अनंत के लिए अनेक शब्द क्या होगा ये बताइएगा आप। जैसे आप जानते होंगे कई बार पूछा जाता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बात समझ रहे हैं ना। जैसे कहा जाता है जहां पृथ्वी और क्या, चलिएगा फिर से देखिएगा, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा कि जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह स्त्री जो कभी सूर्य को न देखी हो, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक, जैसे अध्यादेश किसे कहते हैं, अनेक शब्द क्या होगा इसका, तो ऐसे है अनंत।
तो अनंत के लिए क्या बन जाएगा? तो अनंत का मतलब बताइएगा, चलेगा। देखिएगा अगला शब्द है, यानी अगला प्रश्न और शब्द देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 शब्द है तदाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प है तद धन आकार, तदा धनकार, तत् धन आकार, तदा धन आकार। तो बताइएगा यहाँ विकल्प होगा कौन सा सही? 3 यानी सी वाला ना। हाँ, यानी तत् धन आकार होगा, ता का दा हो जाएगा और बड़ा आ है आज जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा तदा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे समझे, तत् धन आकार, तो ता का दा हो जाएगा सूत्र के अनुसार, तो ता का दा ऐसे हो जाएगा, दा में हलन, ये आएगा तो हो जाएगा तदा, तो तदा हो जाएगा, ये आ गायब हो जाएगा तदाकार। समझ गए होंगे। तो कोई दिक्कत? कौन सी संधि है तदाकार में? व्यंजन संधि ना। चलिए ठीक। अगला देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, उड्डयन, प्रश्न संख्या 7 में उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो बताइएगा उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? अच्छा, आप जानते होंगे उड्डयन, डयन माने क्या होता है? यहाँ देखिएगा विकल्प, उड्डधन डयन, उत्धन अयण, उत्धन डयन, उद्धन अयण। अब शुद्ध क्या होगा बताइएगा? इसमें होगा सी, उत्धन डयन, शेष गलत हो जाएगा। अब ये डयन माने क्या होता है, इससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप जानते हैं कि उड्डयन मंत्री भी होता है शब्द, उड्डयन मंत्री, उड्डयन विभाग माने क्या होता है, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उड्डयन का होगा उत्धन डयन। तो आपको लिखा हो ये किस, यानी इसमें ता का डा हो जाएगा और ये डा इधर है ही है, तो उड्डयन बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इस किस सूत्र के अंतर्गत आता है, इसका सूत्र का उल्लेख भी कीजिए, मतलब नियम का उल्लेख कीजिएगा। उड्डयन किस नियम के तहत आता है, जिसे हमने आपको लिखाया होगा, याद है? ता का चा होना, ता का जा होना, ता का टा होना, फिर उसी समय लिखाएंगे ता का ड होना। तो वो बताइएगा किस संबंधी नियम में कौन सा नियम है वो, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, अगला शब्द है दिग्भ्रम। उदाहरण है किस संधि का? विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। किस संधि का उदाहरण है बताइएगा? दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? एकदम किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान दें। तो किसका होगा? ए ध्यान देना है, विसर्ग संधि नहीं होगी, ठीक ना? अयादि संधि नहीं, व्यंजन संधि यही होगी सही विकल्प, यानी विकल्प संख्या सी। तो आप लोग बताइएगा दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसे बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिग्भ्रम जो होगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा दिग्भ्रम का, और दिग्भ्रम किस नियम के तहत आएगा, इस नियम का भी उल्लेख कीजिएगा, तो सबसे सही हो जाएगा। शब्द है दिग्भ्रम, ये ध्यान देना है दिग्भ्रम का, और ये पूछा गया है यूपी टेट 2011 का प्रश्न है ना। तो चलेगा, आइए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या आगे कौन सा है? ये आपके 8 हो गए हैं, 9वां प्रश्न देखा जाए। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 9 में कौन सी व्यंजन संधि नहीं है। चलिए आप लोग को बताना इसमें कौन सी व्यंजन संधि नहीं है, सभी लोग को ध्यान देना है कि व्यंजन संधि कौन सी नहीं है। सबका संधि विच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए सबका कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल, रसायन। ध्यान देना थोड़ा, अगर यहाँ रसायन भी लिखा होता तो भी ध्यान देना होगा आपको, ये नाकाड़ा हो जाता। जैसे रामायण, इसको आप भी लिख कर बताइएगा, रामायण, इसका भी संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग, रामायण का भी। तो चलेगा, आप सभी का संधि विच्छेद करके बताइए। और देखिए इसमें कौन सी व्यंजन संधि नहीं है, ध्यान देना है आपको। अगर ऐसा होता, यही ध्यान देकर समझाया गया है, कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए, इसको बताइएगा आप, इसमें कौन सी व्यंजन संधि नहीं है, टिक कीजिएगा सभी लोग, बताइए आप लोग भी। यहाँ देखिए इसका उदाहरण लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये व्यंजन संधि है, तद्धित भी व्यंजन संधि है। अब ये दोनों पर एक ही रूल काम कर रहा है, जैसे हमने लिखाया होगा ता का दा और हा का धा होना, ता का दा और हा का धा होना। लिखा होगा यदि ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता, लेकिन कंडीशन लिखाया गया होगा। जैसे इसका क्या बनेगा ये भी बताइएगा। अगला है वाकजाल, इसका तो बनेगा वाक धन जाल, ये जानते होंगे, बता दिया व्यंजन संधि है। यही नहीं होगा
रसायन, अगर यहीं ड़ा कर देता तो व्यंजन संधि भी हो जाती, जैसे हमने रामायण में इशारा कराया। ये ना कड़ा नहीं किया गया है, ये रस धन अयन हो जाएगा। तो रस किसे कहते हैं ये भी बताइएगा, काव्य शास्त्र में रस किसे कहते हैं, और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी बताइएगा, और रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है ये भी बताइएगा आप लोग, और रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, और रस को प्रतिष्ठापित करने वाली ग्रंथ का क्या नाम है ये भी बताइएगा, और रस के कितने अंग होते हैं, कमेंट बॉक्स में यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अयन किसका पर्यायवाची है, अयन माने क्या होता है ये भी बताइएगा। यही यहाँ पर दीर्घ संधि, अगर ये रामायण हो जाता, यही नाकड़ा कर दिया जाता, तो दीर्घ संधि यानी स्वर संधि प्लस व्यंजन संधि दोनों हो जाती। तो यहाँ पर नाकड़ा नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, केवल स्वर संधि यानी दीर्घ संधि है, इस कारण व्यंजन संधि से वो भिन्न है। ये पूछा गया है ऊपर SSC वन रक्षक यानी 2016 में। चलिए देखा जाए, अगला है विपत धन जाल विपत जाल में कौन सी संधि है, चलिए बताइएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ये पूछा गया ऊपर UP SSC कनिष्ठ सहायक 2016 में। तो चलिएगा बताइएगा क्या होगा, यहाँ पर होगा सीधा सीधा व्यंजन संधि दिख ही रही है, ता का क्या हो गया है, यहाँ जा हो गया है ना। अब कहेंगे कैसे, तो आप उज्ज्वल शुद्ध लिखकर बताइएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल में भी यही रूल होगा, जैसे लिखिएगा विग्रह कीजिएगा सज्जन, इसका भी लिखकर दिखाइएगा, सज्जन का क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो सज्जन और उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी उसका विच्छेद दोनों करके बताइएगा। तो उसी में ये रूल आ रहा है, विपत धन जाल बराबर विपत जाल, तो विपत का यानी विपत का जो जाल हो जाए, नेटवर्क समझ रहे होंगे ना, तो वही है विपत जाल। तो यहाँ पर ये विकल्प सही होगा बी। और यहाँ पर स्वर संधि होगी नहीं, क्योंकि स्वर संधि से कहीं कोई तात्पर्य नहीं, वृद्धि संधि ए आई ओ और उसको कोई तात्पर्य नहीं है ना, और गुण संधि नहीं होगी, ए और ओ आया नहीं है, अ ओ आता तो वृद्धि और ए ओ री आता तो यहाँ से कोई तात्पर्य ही नहीं है, स्वर संधि है ही नहीं, तो व्यंजन संधि ये विकल्प सही। अगला देखिएगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी में संधि है, तो ये बताइए कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, अयादि संधि, चलिए टिक करके बताइएगा कौन सी संधि है इसमें। इसमें व्यंजन संधि होगी, क्या होगा संधि विच्छेद ये भी आप लोग करके बताइएगा, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ देखिएगा एतद धन मुरार, कहीं कहीं एतद धन मुरार, एतन धन मुरार, तो समझिएगा यहाँ। तो ये जो मुरार शब्द है इसमें ये समझिएगा दीर्घ संधि आ जाती, मुरारी अगर पूछा जाता तो मुरारी किसका पर्यायवाची है ये भी बताइएगा। तो मुरारी में अरि शब्द एक है, अरि माने क्या होता है ये भी बताइएगा। और हमने बताया कि इसमें व्यंजन संधि है, और किस रूल को फॉलो करेगा उसको भी संकेत में दीजिएगा, चलेगा। अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद, तो ये बताइएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है लेखपाल 2015, अमीन 2016 में पूछा गया है, तो इसका सही क्या विच्छेद होगा, सच धन शास्त्र, चलिए आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र, शुद्ध क्या होगा टिक करके बताइएगा। आंसर देकर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। यहां पर विकल्प बी सही होगा, यानी 2। अब कहेंगे ये कैसे बताइएगा, तो इसी विकल्प पर मैंने आपको बताया था, याद है कुछ, और जैसे आप लोग विच्छेद करके और बताइएगा इसी आधार पे। उच्छ्वास उच्छृंखल इसी पर कैसे बनेगा इसे समझिएगा। आपको लिखाया गया होगा ता का चा और सा का छा होना, ता का चा और सा का छा होना, इसमें लिखा गया ता के बाद शा आए तो ता का चा हो जाता और सा का छा हो जाता है। तो ध्यान देना है, सत है लिखा तो सत ता का चा हो जाएगा, और जो शा है इसका छा हो जाएगा, इस पर बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा इस शास्त्र। अच्छा, शास्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं, दोनों में अंतर बताइएगा। और अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर बताइएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। तो चलेगा, तो ये समझ गए होंगे, यही विकल्प 20 सही हो गया, ठीक है। आइए आगे प्रश्न देखा जाए, संख्या 13 करें सदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए सदानंद में कौन सी संधि है, पहले बताइएगा। व्यंजन संधि, तो ध्यान दीजिएगा, सत धन आनंद, सत धन आनंद,
सद धन आनंद, सदा धन आनंद, तो क्या बनेगा? टिक कीजिएगा। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न। हाँ, सोच लीजिए अच्छे से। यानी यहां पर होगा विकल्प संख्या 1 सही। ये बनेगा सत धन आनंद, तो ता का दा हो जाएगा और बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा ना, ये आ जाएगा, यानी सत ता का दा और ये बड़ा आ इसमें हो जाएगा सदा, और नंद उधर है ही है। नंद तो जानते होंगे, देखिए नंद और आनंद दोनों समझिए गौर से। नंद कौन थे? कृष्ण के, लिखिएगा, ये तो जानते होंगे ना, भारत भूमि में रहकर इतना भी तो जानना पड़ेगा आपको, भारत देश चलेगा। तो सदानंद सत धन आनंद, सत ये बनेगा नहीं, ये कट जाएगा, यही विकल्प सही होगा। ये भी सद नहीं बनेगा, सदा भी, सदा धन, सदानंद का करेंगे सदा धन आनंद, जो सदा हमेशा आनंद में रहते, ये नहीं सत धन आनंद, इसका यही होगा। इसे भी समझिएगा। अगर कुछ लोग ये कहें तो ये भी तो आ रहा है सदा, यानी हमेशा आनंद रहने वाला, तो ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ होगा क्या? सत धन आनंद, ठीक है ना। तो वहां सदैव शब्द इस्तेमाल, सदा। अगला है प्रश्न संख्या 14 में, निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? यानी उदाहरण कौन सा है व्यंजन संधि का निम्न में? देखिए, सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार, ये पूछा गया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 के प्रश्न। तो चलिए बताइए गौर से। तो सभी का पहले संधि विच्छेद करके भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सदैव का विच्छेद कीजिएगा और कौन सी संधि है ये बताइएगा, और मनोरथ में कौन सी संधि बनेगी और विच्छेद बताइएगा, और निर्गुण में कौन सी संधि बनेगी ये भी बताइएगा, ठीक है ना, गौर समझ रहे होंगे। और सदाचार, यही यहां पर किसका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बनेगा सत धन आचार। आचार किसे कहते हैं? आचार माने क्या होता है? अच्छा, खाने वाला, तो फेंकने वाला क्या कहा जाए? अचार और आचार और आचार्य तीनों में अंतर भी लिखकर बताइएगा। आचार, आचार्य और आचार्य तीनों में अंतर भी लिखकर बताइएगा। तो ये बनेगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलेगा, आप समझ गए होंगे यहां पर विकल्प कौन सा, डी सही होगा। बात समझ में आ रही? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलेगा, आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 15 में। कर उच्छ्वास, देखिएगा उच्छ्वास कई बार वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध समझिएगा उच्छ्वास कैसे लिखा जाता है। आप लोग पारे लिखकर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उच्छ्वास शुद्ध लिखकर। उच्छ्वास, समझ बात आ रही ना? उच्छ्वास, देखिएगा यहाँ हलंत लगना जरूरी है, यहाँ हलंत लगा है, अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान देना है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां दिया गया विकल्प उत धन श्वास, उच्च धन श्वास, उच्च धनवास, उद्धन श्वास। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? चलेगा, एक विकल्प डी सही होगा, उच्छ्वास, ठीक है ना। तो आप उच्छ्वास में शोकोच्छ्वास किसकी रचना है, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उच्छ्वास रचना समझ रहे होंगे, शोकोच्छ्वास सुने ना, तो किसकी रचना है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। और शोकोच्छ्वास किस काल की रचना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत बार पूछा गया है। उच्छ्वास बनेगा उतधन श्वास, ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, तो यही बनेगा उच्छ्वास। सब कुछ लिखाया गया है, व्यंजन संधि का नियम समाप्त हो गए हैं, उसको पूरा अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये पूछा गया था सहायक लेखाकार में 2015 में, और कनिष्ठ सहायक 2015 में, दोनों में पूछा गया प्रश्न है उच्छ्वास। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है तत्क्षरण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा ये पूछा गया है। हाई कोर्ट ए आर ओ है, तो ए आर ओ में पूछा गया है, समझ रहे ना। तो चलिएगा बताइएगा, तत्क्षरण, तत् धन शरण, तत् धन क्षरण, तत् धन क्षरण, तत् धन शरण। अब टिक करके बताइएगा कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, चलेगा।
तो यहाँ पर विकल्प देखिए तद्धन ये नहीं होगा, तद्धन शरण ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, तत्धन शरण। अभी इसका रूल भी बताया गया होगा, इसी रूल पर है, किस पर, उच्छ्वास वाले पर। देखिए यहाँ भी चाचा यही बन रहा है, और यहाँ अब यहाँ हलंत नहीं लग रहा है, यहाँ हलंत लग रहा है, उसके पीछे श्वास वाला शब्द है यहाँ पर। देखिए यहाँ ये वाला सा है, यहाँ पर पूरा सा दिख रहा है ना। तो चलिएगा, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए जाए, पूछा जाए इसमें। अगले प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या बातें आ रही हैं, यानी प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो आप बताइएगा जगन्नाथ में कौन सी संधि है, यानी वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो आप बताइएगा इसमें कौन है। पीजीटी 2004 और टीजीटी 2013 दोनों में पूछा गया है। तो आप बताइए जगन्नाथ, और कई बार वनडे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप बताइए जगन्नाथ और संधि विच्छेद भी बताइएगा आप लोग कमेंट में करके। तो इसमें देखिएगा वृद्धि संधि होगी नहीं, यण संधि भी नहीं होगी, स्वर भी नहीं, यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि में बनेगा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। जगत और जगत दोनों में अंतर करके भी मुझे बताइएगा, लिखेगा, दोनों पूछा गया कई बार। जगत और जगत यानी दो शब्द आ रहा है, जगत एक है और एक है जगत, एक में हलंत। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का भी अर्थ बताइएगा। चलेगा, देखा जाए अगला शब्द। कई बार पूछा गया, आप लोग एक वर्तनी लिखे उज्ज्वल, कई बार पूछा गया, देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को देखिएगा, ये उज्ज्वल लिखा गया, पूछा गया प्रश्न संख्या 18 में, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा तो क्या बनेगा, उज धन ज्वल, उत धन ज्वल, उद धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो शुद्ध बताइए क्या होगा, यहां बनेगा कौन सा, विकल्प संख्या 2 यानी बी, यानी उत धन। देखिए ता में हलंत लगा है ना, ये हलन जरूर रहेगा। उत धन ज्वल, ये पीजीटी 2005 में, 2003 में और 2013 में कई बार पूछा गया। वनडे एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, बस एक कलेक्शन के नाम पर दे दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई बार तो उज्ज्वल वर्तनी पूछी गई बहुत बार परीक्षाओं में, तो आप इसको एक अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वल में क्या है, देखिए डबल जा दिख रहा होगा ना, उज्ज्वल ऐसे ऊ है और यहाँ एक जा स्वरहीन दिखा, एक जा और दिखा, इसी में वाह है ऐसे उज्ज्वल, शुद्ध समझिएगा, बात समझ गए होंगे। अब ये बताइएगा उज्ज्वल में कौन सी संधि हो गई, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ये बात समझ रहे होंगे ना। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और रूल कौन सा चल रहा है, ता का ज होना ना। चलेगा, आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 19 में किस शब्द में व्यंजन संधि है, ये बताना है आपको कि किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो यहां देखना है सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि, और सभी का आप संधि विच्छेद भी करके बताइएगा जितने शब्द हैं। यानी सज्जन का क्या होगा, सत धन जन, यही व्यंजन संधि है, ठीक है ना। और शेष में ये क्या बनेगा, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलेगा, इस विकल्प यहाँ पर यही सही होगा। अगला है भगवद गीता, आप जानते होंगे भगवद गीता, बताने की कोई जरूरत नहीं, बहुत चर्चित का संधि विच्छेद है। भगवद गीता के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो भगवद धन गीता ये विकल्प होगा, भग धन वद धन गीता ये होगा, भगवत धन गीता ये होगा, भग धन वद गीता होगा। आप बताइए विकल्प क्या सही होगा, यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही होगा। ये देखिए टीजीटी 2004 में पूछा गया है, और ऊपर वाला जो हमने पूछा था किस शब्द में व्यंजन संधि है, वो आश्रम पद्धति 2012 का प्रश्न था। तो ये ध्यान देना है कि भगवत गीता में भगवत, देखिए ता है और गीता, तो ता का दा हो जाएगा, तो ता में हलंत, दा में भी देखिए यहाँ हलंत है, तो भगवत धन गीता बन जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।